नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम सब डिस्कस कर रहे थे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और कई तरह की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको। आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और ख़ास करके वो इंडिया से किस तरह से डिफरेंट है। इंडिया में हम फॉलो करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो सिंगल कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद में स्टेट लेवल पे कुछ कोर्ट हैं जिनको हाई कोर्ट कहते हैं, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। ठीक, लेकिन अमेरिका में जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। वो उसके दो पार्ट हैं। एक तो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, उसकी अपनी अलग हायरार्की है, उसके अपने अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर के उसमें हम केस अपील कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर स्टेट लेवल पे अलग एक मतलब अलग सिस्टम बनाया गया है, उसकी अपनी अलग हायरार्की है। तो दो तरह के कोर्ट अमेरिका में हैं। एक तो जो फेडरल सब्जेक्ट यानी कि जो नेशनल सब्जेक्ट या इंटर स्टेट सब्जेक्ट या इंटरनेशनल सब्जेक्ट के कोई केस होंगे उनको हैंडल करेंगे। वहीं पर दूसरी तरह के कुछ ऐसे भी केस जो डोमेस्टिक केस, जैसे कोई क्राइम है, मर्डर है, या फिर मैरिज से रिलेटेड है कुछ, या फिर लैंड का कोई केस है। ठीक, या थेफ्ट का है कुछ, मतलब चोरी, या इन सब जो डोमेस्टिक इशू हैं उनके लिए स्टेट लेवल मतलब स्टेट लेवल पे अलग हायरार्की के कोर्ट्स बनाए गए हैं, उनको स्टेट जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। और नेशनल, इंटरनेशनल या इंट्रा स्टेट इशू को सॉल्व करने के लिए फेडरल जुडिशियल सिस्टम बनाए गए हैं। तो इन दोनों का अपना अलग अलग हायरार्की है। फेडरल जुडिशियल सिस्टम का टॉप कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट जो है उसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। वहीं पर स्टेट जुडिशियल सिस्टम का सबसे टॉप का कोर्ट जो है उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। फेडरल जुडिशियल सिस्टम के फेडरल कोर्ट के नीचे वर्क करता है सर्किट कोर्ट, और सर्किट कोर्ट के नीचे वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहीं पर अगर हम स्टेट जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे इंटरमीडिएट कोर्ट और उसके नीचे ट्रायल कोर्ट। बेसिकली इतना समझ सकते हैं आप कि फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बनेगा। क्योंकि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ डोमेस्टिक इशू के सब्जेक्ट के केस को हैंडल करता है, बल्कि कभी इंटर स्टेट के सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कई दो स्टेट में रिवर वाटर को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ या और कोई इशू आ गया तो उसको भी सॉल्व करता है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। साथ में किसी के मैरिज का, किसी की अपनी कुछ अपना पर्सनल सब्जेक्ट है उसको लेकर के कुछ केस हैं तो उसको भी सॉल्व करने का काम करता है। लेकिन अमेरिका में ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो नेशनल, इंटरनेशनल या इंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट या सर्किट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हायरार्की बनाई गई है। वहीं पर डोमेस्टिक सब्जेक्ट्स को लेकर के उन जो केस आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के इनकी डिफरेंस को जानना चाहें तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बताए थे आपको कि अमेरिका में जो अपेक्स कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट है उसको कभी कभी हम सुप्रीम कोर्ट भी कह देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेनली स्टेट जुडिशियल सिस्टम का अपेक्स कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट किया जाता है। पहले एक तरह से एक सेलेक्ट कमेटी होती है जो नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को बता सकती है, या प्रेसिडेंट खुद ही उस नाम को सेलेक्ट कर सकता है कहीं बाहर से भी। ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, मतलब कि जैसे पार्टी जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है या जिस भी पार्टी का प्रेसिडेंट है वो ज़्यादातर अपने ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी अपनी विचारधारा का हो या उनकी अपनी आइडियोलॉजी का हो। तो प्रेसिडेंट नाम को डिक्लेयर करता है और वो नाम सीनेट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद में वो बन जाते हैं फेडरल कोर्ट या सर्किट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। लेकिन वहीं पर अगर स्टेट जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट अलग तरह से होता है। कैसे?
इसके कई कई तरीके हैं अपॉइंटमेंट के। स्टेट जुडिशियल सिस्टम में कुछ अपॉइंटमेंट तो इलेक्शन से होता है। जी हाँ, इलेक्शन जैसे इंडिया में MP या MLA बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है, वैसे अमेरिका में स्टेट जुडिशियल सिस्टम का जज बनने के लिए भी इलेक्शन लड़ा जाता है। कितनी मज़ेदार बात है कि एक ऐसा देश जहाँ से हमने जुडिशियल रिव्यू या फिर फंडामेंटल राइट जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लिए, वहाँ पर जुडिशियरी मतलब एक तरह से कहें कि जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बनने के लिए लोग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ये हम इंडिया में इमेजिन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कठिन है। तो एक तरीका स्टेट जुडिशियल सिस्टम का पार्ट बनने का ये है कि इलेक्शन लड़ा जाता है, मतलब जो जजेज हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा है कि कुछ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, जैसे इंडिया में हम क्या देते हैं, जैसे UPSC है या फिर और कुछ ऑफिसेज हैं जिसमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है, एग्जाम कराया जाता है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है और बाद में उनका प्रमोशन होकर के हायर ऑफिसर्स में हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है बेसिक लेवल, निचले लेवल या इंटरमीडिएट या ट्रायल के लेवल पे मेरिट बेस सिलेक्शन करके और उसका मतलब प्रमोशन होगा जब जिस भी जज का सिलेक्शन हुआ है तो आगे अपेक्स कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इंडिया में जिस तरह से जजेस हैं उनका टेन्योर एक फिक्स टाइम तक होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। अलग क्या है, फेडरल जुडिशियल सिस्टम में जितनी अपॉइंटमेंट होती है वो लाइफ टाइम तक की होती है। मतलब ये कि एक बार कोई जज अपॉइंट हो गया तो वो अपनी पूरी लाइफ तक जज की सैलरी और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंजॉय कर सकता है। लेकिन वहीं पर स्टेट जुडिशियल सिस्टम में जितनी अपॉइंटमेंट होती हैं उसमें कई तरह की और चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से कहें कि ये लाइफ टाइम की नहीं है। ये अपॉइंटमेंट कई तरीके से हो सकती हैं। कुछ अपॉइंटमेंट पार्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए होती हैं, कुछ अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए होती हैं। तो इसमें कई तरह की डिफरेंसेज हैं। मतलब ये फेडरल जुडिशियल सिस्टम के सारे अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन स्टेट जुडिशियल सिस्टम के सारे अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जो कुछ फिक्स टाइम के लिए होते हैं। तो अपॉइंटमेंट को लेकर के फेडरल जुडिशियल सिस्टम और स्टेट जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है। इनके जुरिस्डिक्शन की बात करें, जैसे हम बताएं कि फेडरल जुडिशियल सिस्टम में इनका अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या है, वो स्टेट्स मतलब एक तरह से दो स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर नेशनल सब्जेक्ट है कोई मान लो सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का, या फिर कुछ इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या वो जो कि जुडिशियल मतलब जुडिशरी के अंडर में कुछ केस पेंडिंग आ गया। ठीक, तो मतलब इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए फेडरल जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो सर्किट लेवल पे, चाहे वो फेडरल कोर्ट के लेवल पे हो। मतलब ये जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसा केस आ गया, जैसे मान लो कि एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ए में रहने वाला व्यक्ति का कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी व्यक्ति से, तो ये इंटर स्टेट टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब कि स्टेट के बीच में नहीं है, इंडिविजुअल के बीच में है, लेकिन वो इंटर स्टेट, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह के केसेस लड़ जाएंगे। सर्किट कोर्ट का क्या है, जब दो गवर्नमेंट जैसे दो स्टेट लेवल, जैसे दो स्टेट हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो पहले सर्किट कोर्ट में वो केस सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, अगर नहीं हुआ तो बाद में फेडरल कोर्ट में जाएगी। मतलब फेडरल कोर्ट उसको डिनाई भी कर सकता है कि नहीं ये केस हम नहीं सॉल्व करेंगे, तो सर्किट कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। मतलब ये ऑलराइज नहीं है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी जा सकता है, तो जाने को लोग यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वो सुनवाई करने से मना कर सकता है। इनके सब्जेक्ट ज़्यादातर डोमेस्टिक इशू होते हैं। स्टेट जुडिशियल सिस्टम के सारे सब्जेक्ट ज़्यादातर डोमेस्टिक इशू के, मैरिज मतलब शादी या तलाक, या फिर लैंड से रिलेटेड इशू, या फिर इस तरह की जितनी भी हैं क्राइम, या फिर जो भी। ठीक, तो ये अब
ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऐसा कोर्ट होगा जो डोमेस्टिक इशू को सॉल्व करेगा। वहीं पर इंटरमीडिएट कोर्ट उससे ऊपर कई डिस्ट्रिक्ट का अपना कॉमन इंटरमीडिएट कोर्ट होगा जो डोमेस्टिक इशू को सॉल्व करेगा। और उनसे ऊपर स्टेट लेवल पे अपेक्स कोर्ट होगा जो स्टेट के अपने डोमेस्टिक इशू को सॉल्व करेगा। अगर स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो इनके क्षेत्र में चला जाएगा, फेडरल जुडिशियल सिस्टम के पास। इम्पीचमेंट या रिमूवल का अगर हम बात करें तो फेडरल जुडिशियल सिस्टम में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनका जिस तरह से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, सीनेट वेरीफाई करता है, उसी तरह से अगर कोई कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए पाया जा रहा है या फिर कुछ क्राइम या फिर कुछ इलीगल फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं तो सीनेट मतलब एक तरह से कहें कांग्रेस के पास पावर है कि उनको इम्पीच करके हटाया जा सकता है। इसी तरह की कुछ प्रोसेस स्टेट लेवल पे भी है। स्टेट का अपना जो लेजिस्लेचर, जैसे मान लो स्टेट जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उसको हटाने का काम कांग्रेस नहीं करेगी, स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो करेगी। तो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसमें जो अपर हाउस लोअर हाउस होंगे, ठीक, वो इम्पीच करने का काम करेंगे। ज़्यादातर प्रोसेस जिस तरह से हम कांग्रेस में देखते हैं उसी तरह से इनके स्टेट लेवल में भी है इम्पीचमेंट का। तो इनके जजेस को हटाने का काम इम्पीचमेंट से भी हो सकता है या फिर कुछ डायरेक्ट रिमूवल भी है, ठीक। जैसे अगर हम कुछ लिमिटेड, जैसे जो जज हैं जो लाइफ लॉन्ग के लिए अपॉइंट किए गए हैं उनको इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। जो फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किए गए हैं जैसे 4 साल 5 साल या कुछ टाइम के लिए, तो उनका अगर जो एक तरह से कहें कुछ गड़बड़ी करते हुए पाए जा रहे हैं वो ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद अगर पाया जा रहा है तो इम्पीचमेंट करने की जरूरत नहीं, उनको ऐसे ही डिसमिस कर दिया जाता है। टेन्योर की हम अगर बात करें तो टेन्योर आपको पता ही है, फेडरल जुडिशियल सिस्टम में हम बार बार बता रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक। वहीं पर स्टेट जुडिशियल सिस्टम में अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, कई तरह से अपॉइंटमेंट होता है। कुछ अपॉइंटमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है, कुछ अपॉइंटमेंट कुछ फिक्स टाइम के लिए होता है, 4 साल 10 साल या इस तरह से। तो इनके टेन्योर डिफरेंट है, इस टेन्योर को लेकर भी इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अभी प्रेजेंट में जो फेडरल जुडिशियल सिस्टम में केस ये आ रहा है कि ऐसे जज जो 70 इयर्स के सर्विस में हो गए हैं और अगर वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट के जज के रूप में कंप्लीट कर लिए हैं तो वो चाहें तो अपना वर्क मतलब एक तरह से कहें काम करना बंद कर सकते हैं, उनको पूरी फैसिलिटी और पूरा सैलरी दिया जाएगा, ठीक। तो अभी के सिचुएशन में ये चल रहा है अमेरिका के फेडरल जुडिशियल सिस्टम में। या फिर अगर 65 ईयर के हैं और 15 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं तो ऐसा, सॉरी जो 70 ईयर्स के हैं वो 15 ईयर अगर कंप्लीट कर लिए हैं सर्विस में तो, या फिर 65 ईयर्स के जो हैं वो 10 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं वो, ठीक। वो चाहें तो काम करना एक तरह से कहें जज के रूप में या चीफ जस्टिस के रूप में काम करना बंद कर सकते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे एक तरह से कहें कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने में कई तरह की और प्रॉब्लम आती हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी धीरे धीरे करके घटने लगती है और कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ इस तरह का प्रोविजन इस समय बनाया गया है। ये 1930s के आसपास से ही इस तरह की प्रोविजन चल रही है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में। अब है कि कांग्रेस के साथ में जुडिशियरी का क्या रिलेशन है। कांग्रेस मतलब लेजिस्लेटिव, तो जैसा कि पहले वीडियो में हम बताए थे कि जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के हेड यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा वो सीनेट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। खास करके फेडरल जुडिशियल सिस्टम के जितने अपॉइंटमेंट हैं वो सीनेट वेरीफाई करेगी। तो अगर इनके हम रिलेशन की बात करें तो जो कांग्रेस है वो अपॉइंटमेंट को डिनाई नहीं कर सकती है अगर अपॉइंटमेंट सही नहीं होने वाला है जो नाम प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो इस तरह से लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे अपॉइंटमेंट को लेकर के या फिर और भी कुछ तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए जाते हैं। वहीं पर जुडिशियल रिव्यू के केस को लेकर के जुडिशियरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर अपना
चेक और बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। कैसे? लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास किया गया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा साइन कर दिया गया, वो एक्ट बन गया। अब इसके बाद में ये जुडिशियरी पर डिपेंड करता है कि वो बने हुए एक्ट को जुडिशियल रिव्यू के केस में ला करके उसको फिर से रिव्यू कर रही है कि नहीं। अगर करना चाह रही है, ठीक, तो वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे एक तरह का दबाव होगा कि तुम जो कानून बनाए हो उसको हम भी चेक कर रहे हैं। और अगर जुडिशियरी चाहे तो उनके द्वारा बनाए गए कानून को, मतलब जो एक्ट बनाए गए हैं, उसको डिसमिस भी कर सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। तो जुडिशियरी का कांग्रेस के साथ या एग्जीक्यूटिव के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी चेक्स एंड बैलेंस का है। इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिका में एक स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर है और एक तरह से कहें चेक एंड बैलेंस है। इंडिया में भी चेक एंड बैलेंस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर भी इंडिया में है, लेकिन स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है। हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो ये है, इम्पीचमेंट भी कर सकती है कांग्रेस। एक तरह से कहें कि कांग्रेस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करके सीनेट के द्वारा इम्पीचमेंट अगर पाया जा रहा है, मतलब कुछ क्राइम या कुछ गड़बड़, तो इम्पीचमेंट फुलफिल किया जा सकता है और उस पार्टिकुलर पोस्ट पे जो व्यक्ति है, चाहे चीफ जस्टिस हो या कोई और जज हो, उसको हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को लेकर के भी कांग्रेस जुडिशियरी पर अपना एक तरह से कहें कि प्रेशर बनाए रखती है। वहीं पर जुडिशियल रिव्यू को लेकर के जुडिशियरी कांग्रेस पर अपना चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक एक तरह से कहें पूरी हिस्ट्री में, जब से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ, तब से कुछ ही केसेज ऐसे हैं जिसमें जजेस के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो एक तरह से कहें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वेरीफाई किया गया। लेकिन कई ऐसे केसेज हैं जो सीनेट में एक तरह से कहें सीनेट के द्वारा फुल मेजोरिटी मिल नहीं पाई, 2/3 मेजोरिटी जितनी रिक्वायरमेंट होती है इम्पीचमेंट के लिए। तो स्टार्ट करने की बात करें हम, तो स्टार्ट कई केसेज ऐसे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में देखे जा सकते हैं जो कि स्टार्ट किए गए हैं। जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 1803 में एक केस स्टार्ट किया गया था जिसमें अबाउट 50, मतलब एक तरह से समझो कि पूरे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में 1803 में सिर्फ एक ऐसा केस था जिसमें सीनेट ने वेरीफाई किया और इम्पीचमेंट हुआ। ओनली, मतलब एक ऐसा केस है सिर्फ जुडिशियल सिस्टम का जितना हिस्ट्री है अमेरिका का जिसमें इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हुआ। बाकी और 15 केसेज ऐसे हैं जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो पास कर दी लेकिन सीनेट नहीं कंफर्म कर पाई, मतलब सीनेट से नहीं पास हो पाया, तो वो बच गए। इसी तरह का इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हम एग्जीक्यूटिव बता रहे थे तो उसमें बताए थे, तो अमेरिका की पूरी एग्जीक्यूटिव की हिस्ट्री में सिर्फ 3 ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीचमेंट पास हो गया, लेकिन वो सीनेट में नहीं पास हो पाया। एक हैं अभी रिसेंट के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2019 में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया था। एक बिल क्लिंटन थे एंड एक 1868 में, इनका नाम नहीं याद आ रहा है, और ये 1898 में इनके खिलाफ लाया गया था। तो ये 3 लोग, मतलब अभी पूरी हिस्ट्री में 3 ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ। तो अमेरिका की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में अभी कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ। अब है कुछ बेसिक फीचर जुडिशियल सिस्टम का, जैसे जुडिशियल रिव्यू मतलब कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि क्या ये एक्ट या कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको नल एंड वाइड कर सकती है, मतलब फिनिश कर सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब अमेरिका में स्ट्रांग सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि लेजिस्लेचर का अपना डोमेन है जिसके अंतर्गत वो काम करेगी, वो जुडिशरी का काम करेगी। जुडिशरी के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई छेड़खानी नहीं कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के सब्जेक्ट्स में अपना हाथ पैर मार रहे हैं, उस पर कुछ कानून बना रहे हैं या और कुछ एक्ट पास कर रहे हैं,
तो स्टर्म सेपरेशन ऑफ पावर है, डुअल जुडिशियल सिस्टम है जैसा कि हम देख लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी जैसे हम बोले कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए होते हैं, या फिर इनकी जो सैलरी है या फिर और जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी हिसाब से फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या और सब चीज़ों की वजह से ये घटता बढ़ता रहे, ऐसा नहीं है। तो फिक्स सैलरी है, फिक्स पेंशन या और चीज़ें हैं, इनका फिक्स टेन्योर है, इन सब चीज़ों की वजह से जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट मानी जाती है अमेरिका में। हालांकि ये बेसिक फीचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंडिपेंडेंट जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट अगर किसी खास आइडियोलॉजी, जैसे मान लो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो अपनी आइडियोलॉजी के किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं सीजीआई के रूप में, तो वो उसका एफिलिएशन उनके तरफ रहेगा किसी भी खास पॉइंट को लेकर के, ठीक। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जैसे इंडिया में। कुछ बेसिक पावर और फंक्शन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करता है, जुडिशियल रिव्यू भी है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको बताएगा कि ये इसका ये मतलब है, यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है। अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट आ गया है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करेगा, और जुडिशियल रिव्यू तो है। अगला है कोरम। सुप्रीम कोर्ट मतलब अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है या फिर सर्किट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं, वहाँ पर कोरम को फॉलो किया जाता है। मतलब कोई भी केस तब तक नहीं स्टार्ट किया जाएगा जब तक उसमें कम से कम 6 जज अवेलेबल ना है। मतलब कोई किसी केस की सुनवाई करनी है तो कम से कम 6 जज का होना उस पार्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए 6 जज की बेंच होना ज़रूरी है। इससे कम होंगे तो वो केस नहीं सुना जाएगा, और इसके मतलब उस केस का जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाएगा। इस 6 में से अगर 4 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, तो वो केस जो 4 कहेंगे उस तरह वैसा माना जाएगा। अगर इनके बीच में कुछ टाई हो जाता, मतलब 3 एक तरफ 3 एक तरफ होंगे, तो निचले कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा। जैसे मान लो कि सर्किट कोर्ट का कोई डिसीजन था, उसके अगेंस्ट में फेडरल कोर्ट में अपील किया गया और फेडरल कोर्ट में 6 जज की बेंच बनी, मतलब 6 जज उसको मतलब उस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो 3 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, 3 जज दूसरा कुछ बोल रहे हैं, 3 जज दूसरा कुछ। तो इनका एक तरह से कहें कि इनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं बन पाया कि मेजोरिटी नहीं आ पा रही है, तो ऐसे केस में सर्किट कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा, मतलब दिया गया होगा, वही एक तरह से कहें मान्य होगा। तो ये पूरा था अमेरिका की जुडिशरी के बारे में। हमने ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ बचा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनको अगले वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अगर कुछ आप सुझाव देना चाह रहे हैं, कुछ और इंक्लूड करने की बात करनी चाह रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद।